वॉइस आ रही है ना मेरी सभी को? हाँ। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही? यस। ठीक है, तो देखो एक्सेप्शन की अगर बात करें अपन, तो एक्सेप्शन होते क्या हैं उनको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होती है एक रन टाइम एरर। क्या होती है? रन टाइम एरर। जैसे हम प्रोग्राम को जब रन करते हैं, मतलब ये दो तरह की एरर्स होती है हमारे प्रोग्राम में। पहली जो एरर होती है वो किस टाइप की होती है? सिमेंटिकल एरर। सिमेंटिकल एरर मतलब जिसको हमारा इंटरप्रेटर पकड़ लेता है कि हमने कॉमा नहीं लगाया, कॉलन नहीं लगाया, ब्रैकेट ओपन नहीं किया, है ना, इस तरीके से। तो वो सारी एरर जो है वो कौन पकड़ लेता है? हमारा इंटरप्रेटर पकड़ लेता है कि अगर सपोज दैट मैं लिस्ट में यहाँ पर अभी ये नहीं लगाऊंगा ब्रैकेट, तो क्या होगा, वो एरर पकड़ लेगा। लेकिन ऐसी एरर जो हमारा प्रोग्राम रन होता है और रन होते टाइम फिर हमको एरर मिलती है, मतलब जो सिमेंटिकल एरर नहीं है, मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन रन टाइम में एरर आ रही है, और रन टाइम एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट इसके अंदर यूज करना पड़ता है। देखिए, तो कैसे अपन करेंगे, यहाँ देखिए, व्हाट इज एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है उसको अपन समझ लेते हैं कि व्हेन वी रन अ प्रोग्राम, जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, अ कंडीशन ऑकवर्ड दैट पाइथन कैन नॉट हैंडल, जिसको पाइथन हैंडल नहीं कर पाता, ऐसी कुछ कंडीशन हमारे पास आती है, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं हमारे पास, एन एरर एक्सेप्शन इज जनरेटेड। तो वो जो एरर होती है, रन टाइम एरर जो होती है, वो हमारी क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। उसको एरर को अपन क्या बोलते हैं? एक तरीके से एक्सेप्शन बोलते हैं। अब एक्सेप्शन हमारे पास ये किस तरीके से होती है? देखिए, पहली होती है जीरो डिवीजन एरर। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। जैसे सिंपल सा मैं अगर एक प्रोग्राम लिखूं, जैसे एक काम करते हैं, मैं पहले एक फाइल बना ली यहीं से, एक्सेप्शन। देखिए, जैसे मैंने कुछ यूजर से वैल्यू मांगी, ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और यूजर को मैसेज क्या दिया अपन ने? एंटर फर्स्ट नंबर, ये एक मैसेज दिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद फिर बी के अंदर यूजर से अपन ने वैल्यू ली, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ये दो नंबर्स की अपन ने इनपुट मांगी इससे, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, और मैं प्रिंट करवाऊंगा किसको? अपने डिवीज़न को, कि डिवीज़न एज, और वैल्यू जो है मेरी वो कहाँ से आ जाएगी? सी से। मोशन बताइए, इसमें कोई एरर तो नहीं? प्रोग्राम में चल जाएगा ना? चल जाएगा। ठीक है, चलिए अपन ने चलाया है यहाँ पर, रन का बटन दबाया, देखो चल रहा है। 10 को डिवाइड करा मैंने 5 से, तो आंसर कितना आ रहा है? डिवीजन इज 2.0। बट मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए, जैसे मैंने लिखा 10 और डिवाइड बाय 0 लिख दिया। अब जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आई? एक एरर आई। एरर आई, सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पर एरर जो आ रही है मेरी, वो क्या आ रही है? जीरो डिवीजन एरर डिवाइड डिवीजन बाई जीरो, मतलब यहाँ पर डिवीजन किससे हो रहा है? जीरो से हो रहा है। तो ये पाइथन इस एरर को हैंडल नहीं कर पा रहा ना, तो उसने अपने को क्या दे दिया? एक एरर दे दिया। क्या दे दिया? एरर। मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम में मतलब इसमें सिमेंटिकल एरर नहीं। सिमेंटिकल एरर मतलब कोई सिंटेक्स में दिक्कत नहीं, हमने जो प्रोग्राम लिखा है पूरा सही है, वो चल भी रहा है, एक टाइम चला, लेकिन दूसरे टाइम उसने एरर दी। जब हमने 10 को 5 से डिवाइड किया तो प्रॉपर अपने को रिजल्ट मिला, लेकिन जैसे ही मैंने 0 से डिवाइड किया, तो हमको यहाँ पर एक डिवीजन एरर देखने को मिलती है, जिसको पाइथन खुद अपने से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो ये एरर जो है रन टाइम एरर है, प्रोग्राम को रन करने में एरर आ रही है। और जो रन टाइम एरर होती है, उस रन टाइम एरर को ही क्या बोलते हैं? अपन एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। और उस रन टाइम एरर यानी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है, कौन सा? एक्सेप्शन हैंडलिंग। कौन सा होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब उस एक्सेप्शन को क्या किया जाए? हैंडल किया जाए। तो एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाएगा? देखिए, तो यहाँ पर पहली एरर कौन सी होगी हमारे पास? ये वाली जीरो डिवीजन एरर, जिसमें हम क्या करते हैं? व्हेन वी डिवाइड नंबर बाय जीरो, जिसमें आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, तो पाइथन उसको हैंडल नहीं कर पाया उस एरर को, उसने अपने को एरर दे दिया डायरेक्टली। तो फिर उस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक जीरो डिवीजन एरर होती है, जो अपन हैंडल करेंगे। देखिए कैसे। तो वाई इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। इफ एन एरर ऑक्वर्स एंड वी डू नॉट हैंडल इट, मतलब कोई एरर आती है और अपन उसको हैंडल नहीं कर पाते, द प्रोग्राम विल क्रैश, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है? क्रैश हो जाता है। अब सीधा सीधा आपने देखा अपने प्रोग्राम की, जैसे ही मैंने वैल्यू 10 डिवाइड बाई क्या लिखा? 0 लिखा, तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम पूरा क्रैश हो गया। दिख रहा है कि नहीं? इस तरीके से। तो ये एरर को हैंडल कैसे किया जाए, तो देखिए उसके लिए फिर अपन यहाँ बात करते हैं क्या करना होगा। बट इफ़ वी यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट, मतलब अपने पास यहाँ पर दो हमारे पास चीज़ें होती है पाइथन के अंदर, एक होता है ट्राई, दूसरा होता है एक्सेप्ट। द प्रोग्राम
कैन सेफ्टी कंटिन्यू इवन एंड ऑकवर्ड्स, यदि कोई एरर आती है तो उस एरर को भी हम क्या कर सकते हैं, सेफली मतलब अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं, मतलब जिससे हमारा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो क्रैश होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे रन टाइम एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। पहला होता है ट्राई और दूसरा होता है क्या, एक्सेप्ट। अब ट्राई क्या होता है, देखिए ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कोड दैट माइट कोज एन एरर, मतलब वो कोड जिसमें एरर की संभावना है कि इस चीज के कारण एरर आ सकती है, तो वो कोड अपन किसके अंदर लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। उसको अपन क्या बोलेंगे, रिस्की कोड बोल सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट मतलब क्या है, कोड दैट रन्स इफ एन एरर ऑकर्स, अगर एरर आती है मतलब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आई तो फिर उस एरर पे कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए, वो अपन कहाँ लिख सकते हैं, अपने ये एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखेंगे हैंडल एरर। तो उसको हैंडल करने के लिए, मतलब जो एरर आ रही है उस एरर को हैंडल करने के लिए जो भी आपको मैसेज दिखाना है वो आप कहाँ पर लिखेंगे, इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। चलिए ये एग्जांपल समझते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा, ये पूरा कोड डाल दिया, ए बी रिजल्ट ए डिवाइड बाई बी, अगर होगा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर एरर आई तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कौन सी एरर लेंगे, जीरो डिवीजन एरर, ये एरर लगाएंगे। और हमको मैसेज क्या देना है, हमको मैसेज देना है यहाँ पर क्या, कि एरर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो। ऑब्वियस है कि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते अपन, तो एक काम करते हैं ना, ये ऐसा कैसा मैसेज अपन कॉपी कर लेते हैं, इतना इतना अपने काम आ जाएगा। चलो तो एक काम करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं अपन प्रोग्राम बनाना। देखिए इतने इतने ब्लॉक को अपन किस ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, इसको डाल देते हैं अपन ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर लिखा अपन ने ट्राई, है ना, ये ट्राई ब्लॉक जो है इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा अपने को इस तरीके से, है ना, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर इतना इतना लिख देंगे, अपना जो भी रिजल्ट होगा वो अपने को मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर ये पूरा का पूरा सेफ्टी मोड में ले जाते हैं अपन, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर चलेगा। ठीक है, ये हो गया काम अपना खत्म। अब ट्राई ब्लॉक तो ठीक है हो गया, लेकिन ट्राई ब्लॉक के बाद फिर अपने को क्या लिखना है, एक्सपेक्ट ब्लॉक भी बनाना है कि अगर कुछ एरर आती है, एरर की संभावना होती है तो फिर वो उस एरर में क्या चलेगा, ये वाला जीरो डिवीजन एरर मैसेज चलेगा, है ना। तो यहाँ पर अपन आते हैं और क्या लगाते हैं, एक्सेप्ट लिखेंगे और फिर इसके बाद मैसेज क्या प्रिंट करवाना है अपने को, जो ही मैसेज प्रिंट करवाना है वो लिख देंगे अपन। तो प्रिंट लिखते हैं पहले तो एरर, ऐसा एक मैसेज देते हैं, एरर डिनोमिनेटर, यहाँ ये ऐसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख ही देते हैं, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, मतलब अपना डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। इतना क्लियर है, समझ में आ गया क्या। ठीक है, एज इट इज़ मैसेज दिया अपन ने। अब एक बार मैं रन करके देखता हूँ, तो देखो मैंने 10 को डिवाइड किया 5 से, तो आंसर क्या आया अपना 2.0। ठीक है, आ रहा है, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार क्या हुआ, मैंने 10 को फिर 0 से डिवाइड करके देखा, 10 डिवाइड बाय 0, तो देखो इस बार क्या आ रहा है, वो एरर नहीं मेरे पास, एरर की जगह मैसेज आ गया कि एरर क्या है, ये डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, आप जीरो नहीं रख सकते। तो उस रन टाइम एरर को भी हैंडल किया कि नहीं अपन ने, आ रहा क्या समझ में। अच्छा, तो इसमें पहले अपन ऐसा ट्राई ब्लॉक करके लगाएंगे, तभी वो अपन एक्सेप्ट लगा सकते हैं ना। हाँ, है ना। अब देखो मैंने डायरेक्ट अभी एक्सेप्ट लिखा, पर हम चाह रहे हैं कि ये तो हर बार अगर कुछ भी मैसेज देंगे तो यही वाला एरर देगा। अगर जैसे मान लो कुछ वैल्यू एरर भी होती है, देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक टाइम के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा 10 और वैल्यू पे डाल दिया एस। क्या लिखा मैंने, एस लिख दिया ना मैंने, तो ये एरर क्या दे रहा है अपने को, एरर दे रहा है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। पर मैंने जीरो थोड़ी रखा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो क्या रखा है मैंने, एस रखा है। क्या रखा है, एस, पर एस रखा है तो भी यही मैसेज आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉमन मैसेज बना दिया। और हम चाह रहे हैं कि ये वाला मैसेज तभी चले जब मेरा डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो हो। तो जीरो अगर हो तो यहाँ पर फिर हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जीरो डिवीजन एरर। तो ये मैसेज तभी चलेगा जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो। मैंने 10 डिवाइड बाई जीरो करा, तो देखो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, चलो अब मैंने 10 डिवाइड बाई एस करा, तो अब देखो अब क्या हुआ, अब मेरे पास दूसरी एरर आ रही है, वैल्यू एरर, कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 की बाद अपन ने क्या लिया है, एस लिया है, कि वैल्यू एरर मतलब हमको एक वैल्यू देनी,
तो इस वैल्यू एरर को भी हैंडल करना पड़ेगा अपने को। पहले क्या हुआ था, मैंने तो कॉमन मैसेज दे दिया था ना कि जीरो एरर के लिए थोड़ी था। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई वैल्यू आती है मेरे पास तो वहां पर हमको फिर दूसरा एक क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक लगाना पड़ेगा। और ये जो है ये किस लिए लगाएंगे, यहाँ पर वैल्यू एरर के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू एरर। तो अगर कोई वैल्यू अगर डालता है यूज़र, तो उस केस में फिर मेरे पास जो मैसेज आना चाहिए वो मैसेज क्या आना चाहिए, प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स। तो इस तरीके से अपन एरर मैसेज देते हैं कि प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है, हो गया क्लियर। एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो मैं 10 डिवाइड बाई 0 लिखता हूँ तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 में से आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर 10 को डी से डिवाइड कर दिया मैंने, तो अब क्या आ रहा है, एरर प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन एरर को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को भी, ये प्रांजल? दोनों एक साथ ही मतलब रन होंगे ना, बस वही चीज। हाँ, वो तो अब एरर जो भी हो गया, अगर एरर नहीं होगी तो अपना ट्राई ब्लॉक ही चलेगा, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा अपना, है ना। देखो अगर नॉर्मली अगर अपन कोई नंबर डालेंगे, देखो 10 डिवाइड तो डिवीजन आ रहा है प्रॉपर, ये कब चलेंगे अपने, जब रन टाइम में एरर आएगी। तो रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए है। ठीक है ना, हो गया क्लियर। ट्राई लगाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सर ये मतलब कि एक्सेप्शन एरर को रोकता है क्या? हाँ, रन टाइम एरर को रोकता है। जो रन टाइम में एरर आती है ना, उन एरर को रिजॉल्व करता है। ठीक है। यस सर। अब देखिए ओके। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डिवीजन बाय जीरो एरर तो देख लिया अपन ने। अब एक मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक है। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली, ये वही वाला एग्जांपल है। एंटर या नंबर मांगा और हम चाह रहे हैं कि यूज़र जो भी नंबर डाले उसका क्या प्रिंट होना चाहिए, स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो उस केस में अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको तो हाइड कर लेते हैं अपन। अब एक ट्राई ब्लॉक लिया और मैं यूज़र से क्या मांग रहा हूँ, एक नंबर मांग रहा हूँ एन के अंदर। एन इंट इनपुट यूज़र को बोला मैंने एंटर एनी नंबर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ प्रिंट होना चाहिए उस नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने SQUARE स्क्वायर। और स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एन इंटू एन है, उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद फिर अपन ने एक्सपेक्ट ब्लॉक लिया कि जब यूज़र नंबर की जगह कोई क्या डाल दे, नंबर की जगह वो अगर कोई अल्फाबेट। वैल्यू डाल दे, वैल्यू। मतलब वैल्यू की जगह मतलब कुछ कैरेक्टर डाल दे, तो फिर वहाँ पर हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक में कौन सा वाला एरर देंगे अपन, वैल्यू एरर। यहाँ लिख देंगे वैल्यू एरर और फिर यहाँ पर जाएंगे प्रिंट वैल्यू एरर में मैसेज क्या आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर प्रॉपर, या प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। ठीक है, ये मैसेज दे दिया अपन ने। तो देखिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैंने लिखा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे जे लिख दिया गलती से मैंने, तो क्या हुआ, इनवैलिड इनपुट मैसेज आ रहा ना मेरे पास, प्लीज एंटर नंबर ओनली। इस तरीके से क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट है क्या, यस। नहीं। मोशिन मोशिन भाई कोई डाउट नहीं नहीं नहीं, बस वही वैल्यू एरर पे यही आएगा, ठीक। है ना, वैल्यू वाले में ये आ रही है। चलो अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं अपन। देखो अब एक एल्स वाला कंसेप्ट समझते हैं इसके अंदर अपन, है ना। यूजिंग एल्स विथ ट्राई एंड एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पर देखो जैसे अपन यहाँ पर यूजर से कोई नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, एंटर अ नंबर, यूजर को बोला कोई नंबर डाले। अब नंबर जैसे ही डालेगा वो, तो हम
जैसे नंबर डालेगा तो उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है अपने को बस ये कि नंबर अगर एंटर किया तो क्या आ जाना चाहिए, जो नंबर एंटर किया वो रिटर्न होकर आ जाना चाहिए। तो इसमें फिर अपन एल्स भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यूजिंग एल्स विद ट्राई एंड एक्सेप्ट, उसके साथ में अपन, और अगर कुछ नंबर नहीं डाला है तो फिर वो मैसेज क्या देना चाहिए, इनवैलिड इनपुट। देखो इस तरीके से। यहाँ चलते हैं अपन, एक मैं इस तरीके से नंबर लेता हूँ, ठीक है। नंबर मांगा अपन ने यूज़र से, इनपुट इनपुट, और उसके बाद मैसेज क्या दिया मैंने, एंटर नंबर, ठीक है। यूज़र से क्या मांगा अपन ने, एक नंबर मांगा, ठीक है। अब नंबर मांगा है मैंने, ठीक है। अगर यूज़र ने नंबर डाला हो, अगर नंबर नहीं डाला होगा, नंबर नहीं डाला है तो क्या होगा, वैल्यू एरर दे सकते हैं अपन। तो क्या लिखना पड़ेगा पहले, तो अपने को पहले तो ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा ऊपर। तो ऊपर अपन ट्राई ब्लॉक लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने ट्राई ब्लॉक, ठीक है। और ट्राई ब्लॉक के बाद फिर अगर नंबर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर अपना एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, और एक्सेप्ट ब्लॉक का मैसेज क्या होगा, प्रिंट होगा। और ये मैसेज कब प्रिंट होगा, यहाँ लिख देते हैं कि अगर यूज़र ने कोई वैल्यू नहीं डाली अगर, तो वैल्यू एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ एंटर, ये ऐसा लिख देते हैं, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, ये अपन ने मैसेज दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट कि अगर उसने नंबर एंटर किया तो उस टाइम फिर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ऑपरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन के लिए अपन यहाँ पर एक एल्स लगा देते हैं। तो एल्स कब चलेगा अपना पता है कि अगर ये वाला नहीं चलेगा, वैल्यू एरर नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो एल्स वाले ब्लॉक में अपन मैसेज क्या देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ एक मैसेज देते हैं, प्रिंट और यू एंटर्ड, एक मैसेज दिया अपन ने, यू एंटर, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, नम से। इतना क्लियर है? बताओ समझ में आया क्या ये कोड, कि जैसे अगर यूज़र ने मान लो नंबर डाला, तो नंबर डाला तो वैल्यू एरर तो चलेगा नहीं, वैल्यू एरर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो क्या बोलेगा, यू एंटर, जो भी नंबर एंटर किया वो आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज दैट यूज़र ने कोई वैल्यू की जगह कोई टेक्स्ट डाल दिया वहाँ पर, तो फिर क्या होगा उस केस में, फिर उस केस में मैसेज आएगा अपने पास वैल्यू एरर, और क्या आएगा, इनवैलिड इनपुट। देखो तो एक बार रन करके देखते हो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने जब 8 लिखा तो क्या आ रहा है, यू एंटर 8, मतलब क्या चला, एल्स वाला ब्लॉक चला। और ये एरर वाला कब चलेगा, जब हम क्या डालेंगे, कोई नंबर डालेंगे। देखो तो नंबर नहीं, मतलब कुछ कैरेक्टर डालेंगे, एच लिखा मैंने, तो क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। कोई डाउट है क्या, बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो अपन क्लियर करें फिर आगे बढ़ें। इसमें इफ नहीं मतलब लगेगा, हाँ डायरेक्ट एल्स एल्स नहीं, लगा मतलब सकते हैं हाँ ऐसा। एल्स, ये मतलब किसका एल्स है, ये एक्सेप्ट जो ब्लॉक है ना इसका एल्स है। एक्सेप्ट का एल्स है ऐसा। ठीक है, उल्टा नहीं कर सकते ना इसको, मतलब पहले नहीं इफ नहीं लगा दो फिर एक्सेप्ट लगा दो तो। नहीं नहीं अपने हिसाब से थोड़ी चलेगी पाइथन ठीक है, एक्सेप्ट एल्स है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एरर को हैंडल करने के लिए बेसिकली इस तरीके से अपन हैंडल करते हैं। तो अगर कोई एरर आ रही है रन टाइम में, बस दो टाइप से एरर आती है अपने पास अधिकतर। अगर देखा जाए कि वैल्यू अगर कोई नंबर की जगह कुछ एंटर कर देगा, क्या कोई टेक्स्ट एंटर कर देगा, या फिर जीरो से डिवाइड कर रहा है, तब एरर आती है अपने पास। तो एरर को ऐसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। रन टाइम एरर को, है ना, मतलब प्रोग्राम तो चल रहा है, प्रोग्राम चलने में दिक्कत नहीं है, सिमेंटिकल कोई एरर नहीं। अगर सिमेंटिकल एरर होता तो इंटरप्रेटर पकड़ लेता है कि आपकी ये वाली लाइन में मिस्टेक, ये वाली लाइन मिस्टेक है, उसको तो अपन सही कर देते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम भी सही है, पूरी प्रोग्राम में गलती नहीं, जब रन कर रहे हैं तो हम ऐसी वैल्यू कुछ एंटर कर रहे हैं जिसके कारण एरर आ रही है, तो बस एरर को रिजॉल्व करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। हाँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस मेथड्स, प्राइवेट कंसेप्ट्स, रिकर्शन। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, रिकर्शन पे आते हैं। तो देखो रिकर्शन का मतलब क्या होता है, हमने फंक्शन पढ़ा ना अपन ने पाइथन में, हम्म। है ना, फंक्शन अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो फंक्शन जो पढ़ा है अपन ने, फंक्शन के अंदर ही
हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो होता है रिकर्शन। फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को क्या करना, अगेन कॉल करना। तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो रिकर्शन होगा। कैसे, वो अपन समझ लेते हैं। व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन क्या है? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनसाइड द डेफिनेशन, मतलब फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखते हैं ना अपन, जो फंक्शन वर्क करता है, और इसी के अंदर हम वापस उसी फंक्शन को अगर कॉल कर देते हैं तो वो हो जाता है रिकर्शन। इट इज कॉल्ड रिकर्शन। इट इज वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। मतलब अगर हमको बार बार कोई एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, कॉल करवाना है बार बार, तो हम क्या करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम को उसको सॉल्व कर सकते हैं। टू मेन पार्ट्स ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। बेस केस क्या होता है? स्टॉपिंग कंडीशन, मतलब वो कब अपने आप को कॉल करना बंद करेगा। ठीक है, मतलब वो रिकर्शन, क्योंकि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो कब वो कॉल करेगा, बंद करना। तो जब वो कॉल करना बंद करेगा तो उसके लिए हमको एक बेस केस ही होगा, व्हेन रिकर्शन शुड एंड, जब हमारा रिकर्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और एक रिकर्सिव केस, रिकर्सिव केस मतलब जब तक वो खुद को कॉल करता रहेगा। द पार्ट वेयर द फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब फंक्शन अपने आप को क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। तो जब बेस केस एग्जीक्यूट होगा तो हमारा कॉल करना बंद कर देगा। और रिकर्सिव केस जो होगा, रिकर्सिव केस में क्या होगा, वो कॉल करते ही रहेगा अपने आप को। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, एक फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं अपन। फैक्टोरियल सभी को निकालना आता है कि नहीं? फैक्टोरियल में क्या होता है, जो भी नंबर होता है, जैसे 5, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इस तरीके से, है ना। मतलब उस नंबर का 1 तक क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और जो भी आउटपुट होगा उसको अपन प्रिंट करवा देते हैं। याद है ना, क्वेश्चन करा था अपन ने लूप की हेल्प से, हाँ है ना। तो सेम चीज़ अपन वही काम रिकर्सन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो पहले उसको यहाँ समझ लीजिए, इसके बाद फिर अपन प्रोग्रामेटिकली बनाने चलते हैं। तो एक फंक्शन बनाया अपन ने, किस नाम से, फैक्टोरियल नाम से। किस नाम से, फैक्टोरियल। और उसके अंदर अपन एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे एन। एन मतलब वही जो यूज़र नंबर भेजेगा, तो हम यहाँ पर नंबर भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद अब इसके अंदर एक बेस केस लेना पड़ता है और एक रिकर्सिव केस लेना पड़ता है। बेस केस क्या है अपना, बेस केस मतलब जब वो लूप एंड होगा, मतलब कॉल करना बंद करेगा अपने आप को। तो कॉल करना बंद कब करेगा, आपको पता है कि जब आपकी वैल्यू या तो 1 हो जाएगी या फिर 0, क्योंकि 1 तक मल्टीप्लाई करवाना है अपने को, जो भी नंबर उसका 1 तक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि मेरी n की वैल्यू 0 हो जाए या फिर मेरी n की वैल्यू 1 हो, तो मुझे क्या करना है, कॉल करना है। तो मुझे कॉल किसको करना है, मुझे कॉल मतलब रिटर्न करनी है वैल्यू 1। ये 1 रिटर्न का मतलब क्या है, वो भी आगे चल के समझेंगे। अब रिकर्सिव केस का मतलब ये है कि जब वो फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो हम इफ के बाद क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे। तो एल्स लगाएंगे तो हमने लिखा है यहाँ पर रिटर्न करे वो किसको, n इंटू एन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये फंक्शन अपने आप को क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है। देखो फंक्शन का नाम क्या था, फैक्टोरियल। उस फंक्शन को अगेन क्या किया, यहाँ पर कॉल किया गया, है ना, कि फैक्टोरियल n माइनस 1। मतलब वो किस, पहले देखो शुरुआत में जब कॉल करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो वो कॉल कहाँ जाएगा अपना, यहाँ पर। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको 5 मिलेगी। अब 5 क्या 0 की इक्वल है या 1 की इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो वो नीचे जाएगा रिकर्सिव केस में, और रिकर्सिव केस में जाएगा तो वो रिटर्न करेगा n। n मतलब क्या अपना, n का मतलब जो 5 है, 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब 4। तो वो फैक्टोरियल 4 के साथ फिर वापस से कॉल हो जाएगा। तो वापस से कॉल होगा तो फिर वो 4 के साथ कॉल होगा, फिर 4 भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो फिर वापस से वो आएगा, फिर 4 के साथ कॉल करेगा। मतलब अपने आप को कॉल करते ही जाएगा जब तक की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो देखिए इसको समझते हैं अपन कैसे हैं, वो अपन आते काम करते हैं यहाँ पर, यहाँ समझिएगा। समझ नहीं आ रही है। रिकर्शन, हाँ हाँ थोड़ा समझ सा गए। टफ लग रहा है कोई क्या। हाँ वो तो, डेफिनेशन और कॉलिंग तो आप पढ़ा चुके हैं ना पहले भी। हाँ हाँ हाँ, अरे उसमें फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को बस कॉल करना होगा, और कुछ भी नहीं, सिंपल है। देखिए तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखी। इतने में कोई दिक्कत डेफ लिखने में नहीं नहीं है। फंक्शन का नाम फैक्टोरियल रख दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं ये तो बता चुके। नहीं है। चलो फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट ली, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एन मतलब यूज़र जब उस फंक्शन को कॉल करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, एक वैल्यू मिलेगी उसको एन। एन मतलब एक नंबर मिलेगा, 5 3 2 1, ऐसा कुछ भी क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा अपना। फिर जैसे ही हमारे पास नंबर आ जाएगा तो हम करेंगे क्या, नंबर आ जाएगा तो हम पहले ये चेक करेंगे कि यदि वो नंबर 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है और 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n की वैल्यू अगर बराबर है, अगर किसके, 0 के, और n की वैल्यू अगर बराबर है किसके, 1 के,
ठीक है, 0 और 1 के बराबर है, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करना चाहिए क्या, 1 1 रिटर्न कर दे। 1 क्योंकि क्यों ले रहे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ बात आएगी मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई की बात आएगी, अगर मैं यहाँ 0 रिटर्न करवा दूंगा तो वो पूरा आउटपुट ही मेरा कितना हो जाएगा, 0, और 0 से अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो हम 1 रिटर्न कराएंगे। वैल्यू क्या रिटर्न होगी, जब फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ जाती है, वहीं जाती है जहाँ से फंक्शन को कॉल आता है, तो रिटर्न क्या जाएगा। अभी तो आप इतना समझो, रिटर्न 1 को भी समझा था, अभी तो आपसे ये समझो कि अगर मेरी जब 0 के बराबर हो जाएगी वैल्यू या फिर 1 के बराबर होगी तब रिटर्न होगा 1, और नहीं तो जब वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, फिर एक फैक्ट नाम से अपन वेरिएबल मानते हैं, और फैक्ट इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, एन था ना, वैसे क्या नाम था, एन इंटू फैक्ट के अंदर एक काम करते हैं, फैक्ट नाम से वेरिएबल, और फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1। अब ये क्यों लिखा अपन ने, ये बस लाइन समझनी। यदि आपने फैक्टोरियल का फॉर्मूला देखा हो, फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है याद है, इंक्रीमेंट के साथ मल्टीप्लाई। एन फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं ना, तो फैक्टर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, तो हमने वही तो लिखा है, एन लिखा है, ये देखो एन, फिर बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब इंटू है, और फिर ये फैक्टोरियल एन माइनस 1, तो वही भी लिखा है फैक्टोरियल एन माइनस 1, है ना, ये इस तरीके से लिखा है, ये फॉर्मूला एक्चुअली है ना, तो ये फॉर्मूला लिखा अपन ने। अभी काम कैसे करेगा उसको आप समझो पहले, तो अभी इनकम्प्लीट है ना, पूरा नहीं। देखो तो यहाँ पर हमने किसको, फंक्शन का नाम क्या था अपना, फैक्टोरियल, तो मैंने फैक्टोरियल को कॉल किया, अब फैक्टोरियल को कॉल किया यहाँ से, तो वैल्यू क्या दी अपन ने, 5 ले ली, क्या ले ली वैल्यू, 5 ले ली, ठीक है। अब जैसे, हाँ जी, है ना, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या ली मैंने, 5 ली है ना। अब मैं इसको पहले आपको ड्राई रन करके बताऊँ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये समझ में तो नहीं आ रहा, क्यों मोशन, हाँ, समझ में तो नहीं आ रहा। देखो इधर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉल होगा, यहाँ से चलेगा अपना प्रोग्राम, तो वैल्यू क्या डाली अपने फैक्टोरियल के अंदर 5। अब जैसे ही कॉल हुआ तो वो जाएगा कहाँ, अपनी डेफिनेशन में, यहाँ एन की वैल्यू कितनी दे देगा आपको, 5। बताओ इस लाइन में कोई समस्या है क्या, नहीं। नहीं है, हम्म। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, इस लाइन में अगर कोई समस्या नहीं, तो फिर वो जैसे ही अंदर गया उसने चेक किया कि एन की वैल्यू क्या 0 है या एन की वैल्यू 1 है, ऑब्वियस है कि ना ही 0 है ना ही 1 है, तो वो किस में जाएगा, एल्स में चले जाएगा। एल्स में जाएगा तो वो कौन सी लाइन है, फैक्टोरियल, ये फैक्ट वाली एग्जीक्यूट कर रहा है, फैक्ट इज इक्वल्स टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1, फैक्ट नहीं एक्चुअली फैक्टोरियल लिखना है ना, फंक्शन का नाम फैक्ट नहीं लिया अपन ने, क्या लिया, फैक्टोरियल लिया है, फैक्टोरियल है ना, यही है ना फैक्टोरियल, तो ये उस फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हैं अपन। इसको कॉल वापस सेलेक्ट करते हैं अपन, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर, और इसके बाद अपन ने, दिख रहा है अपने को फैक्टोरियल कॉल हुआ, जैसे ही कॉल हुआ वो गया अपनी डेफिनेशन में, और एन की वैल्यू कितनी दी उसने, जैसे यूज़र ने नंबर डाला 5, तो 5 आ गया। अब उसने चेक किया आगे 5 0 के बराबर या 1 के बराबर है, दोनों के बराबर नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा एल्स में। अब एल्स में जाएगा तो ये वाली लाइन चली, ये वाली लाइन क्या बोल रही है, फैक्ट इज इक्वल्स टू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, है ना। तो अगर हम देखें तो एन कितना अपना अभी 5 है, कितना है, 5 है, ठीक है, 5 इंटू, और अपने को पता है ना 5 इंटू 4 करना है, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा है इसको, फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो ये क्या हुआ, फैक्टोरियल एफ लिख दो अभी, फैक्टोरियल एन माइनस 1, एन कितना अपना 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, 5 माइनस 1। तो अब अगर देखें तो 5 इंटू, और ये हो गया एफ
कितना हो गया मोहसिन? ये हो गया 4। कितना हो गया? 4। तो फोर। मतलब अब ये वापस से कॉल कर रहा है ना, ये फैक्टोरियल 4 फिर से कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है? फैक्टोरियल 4, मतलब फैक्टोरियल 4 दी कॉल हुआ 4 के साथ में। जैसे ही कॉल हुआ तो फिर से कहाँ पहुंच जाएगा? ये यहाँ पहुंच जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? फिर चेक करेगा 4 बराबर है क्या 0 के, या 1, 4 बराबर है 1 के, नहीं है, तो फिर से वापस से ये लाइन चलेगी। ये जब लाइन चलेगी तो क्या होगा फिर? देखिए पहले से तो 5 था, अब 5 इंटू, अब फिर वही ये वाली लाइन चली 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो 4 बाहर आ गया इंटू, और फैक्ट f कितना n माइनस 1, n कितना अभी 4, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो गया। तो 5 इंटू 4 इंटू, और फैक्ट ये कितना हो गया अपना? 3 हो गया। अब वो फैक्ट 3 के साथ फिर कॉल कर रहा है, फिर कॉल हुआ तो फिर वो जाएगा अपनी डेफिनेशन में। मतलब ये बार बार क्या कर रहा है? कॉल कर रहे हैं यहाँ से इसको, है ना। 3 के साथ कॉल किया, 3 के साथ कॉल किया तो कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू, अब 3 के साथ कॉल किया तो वो 3 इक्वल ही क्या 0 की नहीं है, फिर वो एल्स में गया, तो 3 इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो फैक्ट कितना है? 3, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। टू। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, और फिर इसके बाद फैक्ट अब किसके साथ कॉल होगा? अब इसके बाद 2 के साथ कॉल होगा, तो वापस से कॉल यहाँ चली जाएगी अपनी। अब फिर वो चेक करेगा n में 2 चलेगा तो 2 बराबर है 0 की नहीं है, या एल्स में जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा? फिर से लाइन चलेगी, तो वही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्ट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और फिर इंटू, अब क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, फैक्ट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और फिर ये वापस से कॉल होगा, अब किसके साथ कॉल होगा? 1 के साथ में, तो वापस वो कॉल हुआ, वापस यहाँ गया, तो फंक्शन के मतलब वो फंक्शन के अंदर वापस से कॉल हुआ, तो वो n कितना हो गया? 1 हो गया। 1 हुआ तो 1 बताओ 0 के बराबर या 1 के बराबर है? हाँ, तो उसने क्या बोला? 1 के बराबर है। 1 के बराबर, तो उसने रिटर्न करी एक वैल्यू 1, तो ये जहाँ से कॉल आया था उसको वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न कर देगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, और फंक्शन कॉल हुआ उसी को वैल्यू रिटर्न करी 1, तो वैल्यू 1 ही। अब जब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 आएगा, नहीं नहीं, 5 इंटू 4 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। और बस इस फैक्ट के अंदर वो स्टोर हो गया है, फैक्ट की वैल्यू कितनी स्टोर हो गई? 120। तो अपन क्या करेंगे? यहीं पे क्या कर लेंगे? इसको प्रिंट करा लेंगे। तो बस इसी के नीचे एक लाइन लिख देंगे अपन, क्या? प्रिंट फैक्ट, किसकी वैल्यू? फैक्ट की वैल्यू। तो यहाँ मैसेज देते हैं फैक्टोरियल इज, और वैल्यू किसकी? फैक्ट की। एक बार रन करके देखिए। एरर 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 कहाँ पर है? ये n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अपन ने सर इसमें इंक्रीमेंट भी तो नहीं बढ़ाया, मतलब एक नहीं करते नहीं थे नहीं, ये कॉल अपन की जैसे। डिक्रीमेंट लग तो रहा है, ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा ना वो। हाँ, पिछले में अपन ने रेफरेंस प्रैक्टिकल। स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक कर दी मैंने? फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल, सही है इसमें। सब कुछ सही है। अगर इसको अपन रिटर्न करवाएं, अगर मान लो जो आउटपुट है इसको मैं रिटर्न करूँ तो भी तो वही होगा। रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, इसको अपन सीधे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट, और बस ये हो गया अपना काम। ऐसा रिटर्न करवा दी अपन ने वैल्यू। ये एक काम करते हैं ना, इसको रिटर्न अगर किसी के अंदर स्टोर करें तो अपन f के अंदर स्टोर कर रहे थे, f के अंदर स्टोर कर रहे थे, और फिर अगर रिटर्न करूँ मैं f को, रिटर्न करूँ किसको? f को, तो f चले जाएगा, और वैल्यू f की जो है वो उसको मिल जाएगी। तो f की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं अपन। ये अगर नॉर्मली अगर प्रिंट करवाएं तो भी 120। तो एक काम करते हैं, इसको रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, आर ई एस मतलब जो भी आंसर है वो
इसके अंदर आ रहा है अपना, और बस प्रिंट करवा लेते हैं अपन अब अगली लाइन में जाके हमारी फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल इज, और वैल्यू किसकी, किससे आएगी वैल्यू, आ रही है इससे, इस रिजल्ट के अंदर वैल्यू है, ये भी अपन कर सकते हैं। फैक्टोरियल इज 120, है ना। अब आया क्या समझ में? नहीं आया। हम्म। कैसे करा, मतलब क्या मतलब रिटर्न? देखो यहाँ तक तो क्लियर है कि वो बार बार कॉल कर रहा था, है ना, 5 × 4 × 3, पता है ना। फिर उसने जो भी हम्म। आउटपुट था वो एफ के अंदर डाल दिया, और फिर हमने क्या करा, उस एफ को रिटर्न करा। सर हाँ, सर सर ये स्टार्टिंग से बता दीजिए ना रिकर्जन का फिर से। फिर ऐसे क्या कर रहे थे अपन। सर नहीं, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, रिटर्न के पास से। रिटर्न के कौन सा वाला? सर ये नीचे वाला, एल्स के नीचे वाला। ये वाला। हाँ। अच्छा देखो यहाँ तक तो क्लियर है, मतलब वो पहले तो सारा कैलकुलेट हुआ, यस सर। है ना, फिर उसने वैल्यू आखिरी में स्टोर किसके अंदर करी, इस ऐप के अंदर। तो जो भी हमारा 120 आंसर है वो ऐप के अंदर स्टोर हुआ। अब स्टोर हुआ तो वो उसने क्या करा, रिटर्न करा ऐप को। तो ये वैल्यू किसको देता है, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। तो वैल्यू मतलब इसकी जगह कितना आ जाएगा, ऐप की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐप की वैल्यू कितनी है आपकी, 120 है, तो वो आ जाएगी किसके अंदर, इस आर ई एस के अंदर। अब आर ई एस के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो उस आर ई एस को क्या करवा दिया अपन ने, प्रिंट करवा दिया, ऐसा है ना। तो वैल्यू ओके वहाँ से सर। रिटर्न की, वो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी। अपन ने पढ़ा था ना विद रिटर्न वाला, अगर टाइप पता हो तो, फंक्शन के विद रिटर्न वाला रिटर्न करवा देते। अपन 4 टाइप पढ़े थे फंक्शन के, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, यस नो सर। रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, और विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, है ना। तो ये जो है ये वो वाला है, कौन सा, विद रिटर्न वाला है, कि हम जो भी आउटपुट उसको रिटर्न करते हैं, और रिटर्न की वैल्यू फिर उस फंक्शन को दी जाती है जहाँ से कॉल आता है, और फिर आउटपुट को स्टोर करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं, ऐसा। ये वो वाला कंसेप्ट है ना। हम्म। समझ में आया मुशीन? हाँ। है ना, कुछ नहीं, वही 5 × 4 वही हो रहा है कि एक एक माइनस करते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है एन की वैल्यू से, और वो कॉल कर रहा है अपने आप को बार बार। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन रिकर्शन के अंदर, जैसे प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है अपने को, नंबर प्रिंट करना है, मतलब 5 4 3 2 1। ये अपन लूप की हेल्प से तो कर ही लेते हैं, पर अब रिकर्शन की हेल्प से करना है अपने को। किसकी हेल्प से, रिकर्शन की हेल्प से। तो अपने को कहाँ तक प्रिंट कराना है बताओ, 5 से लेकर कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 तक ना। 0 तक। 1 तक, 1 तक, 0 में नहीं करना है। 0 तक कराना तो फिर वो एक आगे का लिखना पड़ेगा अपने को, 0 में फिर 0 को रिटर्न कराना पड़ेगा अपने को, रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने एक किस नाम से, प्रिंट रिवर्स के नाम से एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर एन को पास किया, जो भी यूज़र नंबर डालेगा, और फिर उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो 5 चले जाएगा। अब देखेंगे वो 0 के बराबर तो नहीं, क्योंकि जहाँ तक जाना है वहाँ तक की वैल्यू लेंगे अपन, ठीक है। 0 के बराबर नहीं तो हम प्रिंट करवा देंगे एन को, एन प्रिंट हो जाएगा। एन में क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ, वो एन में जो नंबर डाला 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसको घटाएंगे अपन 1 से, तो 5 के बाद 4 प्रिंट होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंट रिवर्स को कॉल करा ना, प्रिंट रिवर्स मतलब 4 के साथ कॉल होगा तो वापस ऊपर जाएगा। फिर इसको वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। फिर 4 इक्वल है क्या 0 की, नहीं है, तो फिर वो 4 को प्रिंट कराएगा। फिर वापस कॉल हुआ 4 - 1, अब इस बार 3 के साथ, तो फिर प्रिंट रिवर्स 3 के साथ कॉल हो रहा है, तो वहाँ जाएगा ऊपर। आया क्या समझ में, यस क्लियर हो सर। इतना? और फिर जब वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो में क्या रिटर्न कर रहा है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, नन वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। तो रिटर्न कोई सी वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर बस, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। तो देखो एक बार इसको बना के देखते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक डेफिनेशन लिखी प्रिंट नम के नाम से। क्या नाम से बना लिए, प्रिंट नम, मतलब नाम। नंबर प्रिंट करना है ना, और वैल्यू किससे लेंगे, एन से। और मैं चेक करूँगा कि इफ। यदि ये मेरा बेस केस है ना, बेस केस मतलब जब वो रुक जाता है, तो बेस केस मतलब एन जब क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न। रिटर्न करे, और कोई सी वैल्यू रिटर्न ना करे, मैंने कहा ठीक है। और लेकिन अगर 0 नहीं है तो वो क्या करे, प्रिंट करे उस नंबर को। तो प्रिंट करे नंबर को, तो नंबर को प्रिंट करने के लिए एन की वैल्यू को प्रिंट कराए, ठीक है। अब एन की वैल्यू को प्रिंट तो करा देगा, लेकिन हमको 4 भी तो प्रिंट कराना है, तो वापस से हमको 4 के साथ कॉल करना पड़ेगा ना, तो 4 प्रिंट करेगा। तो वापस से उसी नंबर को किसको कॉल करेंगे, प्रिंट नम को अपन कॉल करेंगे,
और प्रिंट नम को कॉल किया तो मेरी जो n की वैल्यू है n-1 माइनस से कॉल करेंगे ना, अरे वो तो 5 ही आ जाएगा फिर तो बार बार चलते ही रहेगा वो, है ना। तो n-1 करना पड़ेगा ना अपने को, ताकि एक वैल्यू डिक्रीज हो अपनी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से कॉल करेंगे अपन किसको, प्रिंट नम को। तो प्रिंट वैल्यू जैसे मैंने डाल दी क्या, 7 डाल दी। देखो इस बार मेरा आउटपुट देखो क्या आएगा, 7 ही आ रहा ओनली, तो गलत बात है। सर एल्स की कंडीशन नहीं लिखी ना आपने। अच्छा वो नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, एल्स। सही तो है, नहीं एल्स नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने को कॉल करना है, प्रिंट नम को कॉल करना है। किसको कॉल करना है, प्रिंट नम को। एल्स लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो ये नहीं चलेगा तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है ना। तो एल्स ऑप्शनल है यहाँ पर। ये देखो 7654321, अभी हुआ कैसे, पहले तो इसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो बेसिकली जब कॉल हुआ फंक्शन नंबर में क्या गया, 7 गया, क्या गया 7। एन की वैल्यू कितनी मिली आपको, 7। अभी कॉल हुआ तो गया कहाँ, इसकी डेफिनेशन में। तो एन को 7 मिला, अब उसने चेक करा 7 बराबर है क्या 0 की, नहीं है, तो वो नीचे गया। नीचे गया तो उसने क्या बोला, प्रिंट करो एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू प्रिंट कर दी, कितनी प्रिंट करी, 7। अब क्या हुआ, प्रिंट नम फिर से कॉल हुआ 7-1 के साथ में। अब 7-1 करो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस बार प्रिंट नम कॉल किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ। अब वो फिर से कॉल हुआ तो वो गया उसकी डेफिनेशन में। तो एन की वैल्यू कितनी मिली उसको, 6 मिली। अब 6 मिली तो 6 बराबर है क्या 0 के, नहीं है, तो वो किसको प्रिंट कराया, 6 को प्रिंट कराया। फिर वापस 6-1 किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। आया क्या समझ में। फिर वापस से 5 के साथ कॉल हुआ तो 5 को भी उससे चेक किया 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर ऐसे 5 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 1। अब जैसे ही 1-1 हुआ तो 1-1 कितना हो गया, 0। और जब 0 के साथ फिर वापस से वो फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट नम, तो यहाँ गया उसने चेक किया 0 बराबर है क्या 0 के, हाँ है। तो फिर उसने अंदर गया और क्या बोला, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, कुछ नहीं रिटर्न करा, तो बस रिटर्न नहीं करा कुछ भी, तो ये आउटपुट अपने यही हो गया इतना। आ रहा क्या समझ में। हाँ अगर मैं 0 रिटर्न करता, जैसे अगर 0 या कुछ अगर वैल्यू रिटर्न करता तो वैल्यू वापस रिटर्न होगी किसके पास आती, वहीं से जहाँ से कॉल किया था, और फिर वापस वो 0 के साथ कॉल करता, फिर वही चलते रहता। तो इसलिए अपन ने क्या लिखा यहाँ पर, रिटर्न कुछ ना किया जाए। मोशी समझ में आया क्या। इसको रिटर्न को अपन किस तरीके से समझेंगे, मतलब रिटर्न क्या क्या बोलेगा कि मतलब एक स्टॉप भी कर देता है क्या वो। हाँ रिटर्न मतलब अगर देखो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रिटर्न करवाते, जैसे मान लो अपन ने एक 2 वैल्यू रिटर्न करी, तो वो इस फंक्शन को वापस आके क्या देता, 2 देता, क्या देता, इसको 2 रिटर्न कर देता। और फिर उस 2 को कहीं ना कहीं अपन यूज़ कर सकते, प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी। लेकिन अभी हमने रिटर्न लिखा, रिटर्न मतलब वो प्रोग्राम अपना कंटिन्यू है, मतलब एंड हो चुका है। आ रहा समझ, मतलब वो प्रोग्राम को अपन ने एक बिना वैल्यू दिए रिटर्न मतलब एंड करा है अपन ने, कोई वैल्यू नहीं। जैसे पिछली बार अपन ने रिटर्न किया था 0, नहीं 0 नहीं 1 रिटर्न करवाया था अपन ने, रिटर्न 1 लिखा था ना इस वाले क्वेश्चन में, ये देखो 1। तो 1 किसको रिटर्न किया था, वापस ही आया था ना, तो 5 × 4 × 3 × 2 आखिरी में फिर बचा था 1, तो 1 यहाँ रिटर्न कराया था। पर आप चाहो तो यहाँ भी 1 को रिटर्न करवा सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं 1 को रिटर्न करवाऊंगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटर्न 1 लिखा, ठीक है। अब मैं रन करूँ तो देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 रिटर्न हो रही है और 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, मतलब 1 का कोई मीनिंग होते नहीं। तो 1 मतलब रिटर्न हो गया, तो मतलब 1 का मतलब ये कि प्रोग्राम हमारा किस वैल्यू के साथ में एंड हुआ है, रिटर्न 1 के साथ में। अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसको 0 तक जाना चाहिए था ना, तो क्या 0 चीज़, तक क्यों नहीं नहीं आई है। अगर 0 में लिखूंगा जैसे, तो फिर वो 0 तक चलेगा ना, कहाँ चला नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर इसको स्टोर भी करना पड़ेगा ना अपने को। फिर अब 0 के साथ कॉल किया तो वैल्यू रिटर्न करी, अब उसको स्टोर करके प्रिंट करना पड़ेगा फिर अपने को। यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा ना, एफ मतलब कुछ रिजल्ट नाम से ऐसे वेरिएबल ले लो, आर ई एस, या हाँ आर ई एस ले लेते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो वैल्यू इसको दी जाएगी, किसको, इस आर ई एस को। और फिर आर ई एस की वैल्यू को अपन फिर प्रिंट कराएंगे यहाँ पर। अरे वो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न क्या हुई अपनी, 0 मतलब नन, तो फिर उसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न कर रही है 0, तो 0 वैल्यू रिटर्न करी, तो उसने वैल्यू 0 जो है वो क्या है, एक नन वैल्यू है, तो नन वैल्यू रिटर्न करी। तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं उसका। आप तो ऐसा समझ सकते हो सिंपल सा
कि अगर हम चाह रहे हैं कि वो लूप काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, क्या कर दे, मतलब ये जो चल रहा है लूप जैसा चल रहा है ना, ये बार बार कॉल कर रहा है उसको, तो कॉल करना बंद कर दे। तो मैंने लिखा कि जैसे ही अगर वो ज़ीरो हो गई, वैल्यू हमारी ज़ीरो हो गई, तो बस हमको यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे में खाली थोड़ी छोड़ सकता है इसको। बताओ, खाली छोड़ सकता हूँ कि ज़ीरो हो गया अपना काम हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको खाली छोड़ूंगा क्यों? नहीं, हमको कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना इफ के साथ में। तो हम ओनली सिंपल क्या लिख सकते हैं, रिटर्न, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्रोग्राम एंड कर दिया अपन ने, ऐसा है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। है ना। अब इसको अपन, क्योंकि जीरो है तो जीरो में हम क्या चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, तो नहीं चलना चाहिए तो हमको कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा। तो क्या हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिटर्न लिख सकते हैं इस तरीके से कि कोई वैल्यू रिटर्न ना करें। आया समझ में? हम ये देखो, हो गया मोशन 3। रिकर्जन रियल लाइफ में क्या वर्क होता है? किसका? ये ये बेटा आप जब इसमें रिकर्जन रियल प्रोजेक्ट्स लाइफ। बनाएंगे ना, तब अपने को समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे आप इफेल्स का यूज़ में बताऊँ आपको। चलो, एक आपने अच्छा क्वेश्चन करा, तो मैं एक यहाँ पर जाता हूँ, देखो। ये मेरा प्रोजेक्ट बताता हूँ, देखो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है ना, मैं उसी को बताता हूँ आपको।